ए की वेलोसिटी बता दो मुझे कितनी हो जाएगी, बी रेस्ट में था कोलाइड करने के बाद। अबे कितनी वैल्यू बताओ ना। तो ये बात शफात का सही है, तुजलान, साजिद, सामिया, साद का गलत है। कितनी हो जाएगी, रेस्ट का मतलब है जीरो थी, इसकी वेलोसिटी है ना जीरो थी, तो ए की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ए रेस्ट में आ जाएगा। जो बी है वो ए की वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगेगा। ये मतलब है वेलोसिटीज इंटरचेंज होने का, कि दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगी, ए की वेलोसिटी बी में आ जाएगी, बी की वेलोसिटी ए में आ जाएगी। भैया बताइए आया समझ में आप लोगों के? इसमें ऐसे कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और आएंगे। सर ये समझ नहीं आया। मान लो एक कार है और एक ट्रक है, ठीक है। कार और ट्रक का मास सेम है और कोलिजन इलास्टिक है। कोलाइड करने के बाद कार और ट्रक अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। मींस जो कार की वेलोसिटी थी पहले वो ट्रक की हो जाएगी, जो ट्रक की थी वो कार की हो जाएगी। ए की इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये जो ए है, बॉडी ए है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। बी रेस्ट में है, कोलाइड करने के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, ए बी की वेलोसिटी ले लेगा, बी ए की वेलोसिटी ले लेगा। तो ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, रेस्ट में आ गया। बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए साथ आया? सर हम फॉर्मूले से ले रहे हैं सर, B1 = U2 है, तो सर बराबर नहीं रख सकते हम? नहीं, तो आपने प्रूफ करा है फॉर्मूले में रखने के बाद, ये तो आपका कंक्लूजन आया ना। या तो आप इसे यूज कीजिए डायरेक्टली, या आप यहाँ सारी वैल्यूज रखिए। यस सर आया। V1U1 प्लस U2 नहीं होगा, ये कहाँ से आया शफात, V1U1 प्लस U2? ये तो जीरो हो गया ना, M1 माइनस M1 तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म तो कैंसिल कर दिए तो जीरो हो गई, सिर्फ यही तो बचा था। हाँ ये तो जीरो हो गया ना, यहाँ बचा बस। दिख रहा है शफात, M1 से M1 कैंसिल हो गया, जीरो प्लस C1। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इतना हो गया ना। अब अभी हाँ, नहीं करा। अभी नहीं, लिखिए। फिर एक और केस देखते हैं। यस अजलान, मार्बल वाले गेम में यही होता है, सब आइडेंटिकल होते हैं ना। सिर्फ मार्बल वाले गेम में नहीं, स्नूकर, बिलियर्ड्स में यही होता है। और सारी बॉल्स आइडेंटिकल होती है, एक बॉल दूसरे को स्ट्राइक करती है तो एज इट इज वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। भाई सारे काम नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन अभी भी नहीं है, इसको भी थ्योरी की फॉर्म में करते हैं। जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना यहाँ, सबको थ्योरी की फॉर्म में करते हैं। केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 ऐसा है इलास्टिक कोलिजन, कि M1 का जो मास है वो बहुत बहुत ज्यादा है M2 के मास से, और U2 जीरो है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, कम कर। ये ऐसा है कि एक बॉडी है मास M1 की, ये चलती हुई आ रही है विद अ वेलोसिटी U1। यहाँ एक बहुत हैवी बॉडी रखी है मास M2 की, और ये रेस्ट में। आपको डिसाइड करना है कोलिजन के बाद क्या होगा। वैसे ये तो ऐसी चीज है जिसे देखकर लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आउटकम ऑफ कोलिजन क्या हो। क्या लगता है भाई, आउटकम ऑफ कोलिजन क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? दोनों रेस्ट में नहीं होगी, ये कुछ वैसा केस होगा
जैसा ये कुछ ऐसा है कि आपने एक बॉल ली और वॉल पे मार दी, बॉल इज m1, वॉल दीवार आपके लिए m2 है, तो क्या होता है, बॉल तो रिबाउंड होकर वापस आ जाती है ना, और वॉल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं आउटकम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे। पहले v1 का फॉर्मूला लिखते हैं। v1 था u1 m1 माइनस m2 divided by m1 plus m2 plus 2m2 u2 by m1 plus m2। अब आप कह रहे हो m1 m2 से बहुत कम है, तो m1 माइनस m2 को ऑलमोस्ट माइनस m2 लिख सकते हैं, बहुत कम है ना m1 m2 से, और m1 प्लस m2 को ऑलमोस्ट m2 लिख सकते हैं। रीजन समझ में आ रहा है? m1 इतना छोटा है कि इग्नोर कर दो, ये कैसा है 1 माइनस इतना बड़ा नंबर दे दिया, इसे इग्नोर कर दो, ये ऑलमोस्ट इसी के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जब ये अप्रोक्सीमेशन इसमें यूज किए, तो देखिए v1 आया, इट्स u1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस, देखिए सेकेंड टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि u2 जीरो था, तो आपने अगर ढंग से देखा तो v1 कितना आ गया, माइनस ऑफ u, इसने से कैंसिल कर दिया, माइनस वन की बॉल जो 1 है वो रीबाउंड कर जाएगी। और v2 देखो कितना आएगा, v2 का फॉर्मूला क्या होता है, u2 m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। जब आप वैल्यू रखोगे, देखो u2 तो जीरो हो गया, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m2। अब देखो जरा ढंग से, m2 बहुत बहुत बड़ा है m1 से, तो m1 बाय m2 जो होगा ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। ये ऐसा है कि 1 को आपने 1 करोड़ से डिवाइड कर दिया, सो इट्स ऑलमोस्ट जीरो, बहुत छोटी टर्म आएगी, तो दिस m1 बाय m2 इज ऑलमोस्ट जीरो, तो आप लिख सकते हैं v2 इज ऑलमोस्ट जीरो। तो हुआ क्या, ये सेकंड वाली बॉडी तो कोलाइड करने के बाद भी रेस्ट में रही, लेकिन जो फर्स्ट वाली बॉडी थी वो रीबाउंड कर गई विद द सेम वेलोसिटी। ऐसी होता है ना, एक बॉल लो और उसे दीवार पे मारो, क्या होगा, वॉल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल तो रेस्ट में रहेगी, वॉल रेस्ट में है, वो चीज ये बता रहा है कि v2 जीरो है। बॉल के साथ क्या होगा, बॉल वापस आ जाएगी, बॉल रीबाउंड कर वापस आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू माइनस। चलिए लिख लीजिए। अब ये हो गया, लिखा इतना जी, m2 रेस्ट में रहेगा, लिखिए भाई लिखिए। सबने लिखा इतना, फिर ये इलास्टिक कोलिजन था, फिर इन इलास्टिक कोलिजन पर आता। चलिए गुड।
सो इस तरह की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब आप हैंडल कर लोगे, है ना, ये सारा डेटा आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। इलास्टिक के बाद अब है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, वन डायमेंशन में इन इलास्टिक कोलिजन आपको स्टडी करना है कि 1D में इन इलास्टिक कोलिजन कैसा हो। सो इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। इन इलास्टिक मींस लॉस है काइनेटिक एनर्जी, तो आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते। सो दिस इज मास m1, it's moving with a velocity u1. This is mass m2 moving with a velocity u2. They collide with each other. This is mass m1, it's moving with a velocity v1. m2, it's moving with a velocity v2. This is inelastic collision in 1. तो यहां पर आपको v1 v2 कैलकुलेट करने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो यहां पर सिर्फ एक ही रिलेशन होता है जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगा। m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो कितनी इक्वेशंस की जरूरत होती है? एक इक्वेशन से काम हो जाता है? अगर आपकी इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो क्या एक इक्वेशन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, एक से नहीं काम चलता, दो इक्वेशन। तो यहां भी दो वेरिएबल होते हैं, एक v1 और v2। एक इक्वेशन तो आ गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, अब दूसरी इक्वेशन कहां से लेकर आए, कोई बताएगा मुझे? सोचो जरा, एक इक्वेशन तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिख दी, दूसरी इक्वेशन में कहां से लेकर आऊं भाई? देखा, साजिद ने बताया सही, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होता है, इसके न्यूमेरिकल्स में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देगा इन इलास्टिक कोलिजन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 का मॉड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक इक्वेशन देगा, एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देगा। दोनों इक्वेशंस को यूज कर आप निकाल सकते हैं कि क्या मोमेंटम होगा, फाइनल वेलोसिटीज क्या है। सो दिस इज अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D के बाद अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस आप ऐसे निकाल सकते हैं, लॉस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे आप लॉस निकाल दो। मींस आप ऐसे निकाल दो भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, बाद में तो वेलोसिटी v1 और v2 है, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, यहां से आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। यहां से आपने लॉस इन एनर्जी निकाल दी। अगर आप इसे सॉल्व करें ना, अच्छा चलिए इतना लिख लीजिए, तो इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी में लॉस होगा,
हमेशा एनर्जी में लॉस होगा। ना लिख लो तो बताओ मुझे, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। अच्छा, इन इलास्टिक पे ना देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इन इलास्टिक पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, कोशिश करते हैं साथ में करेंगे इसको। है तो इसको ऐसे लिखते हैं, अ बॉडी ऑफ 10 kg is dropped। एक मिनट हिमांशु, बस मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर मैं आ जाता हूँ। ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, from a height of 10 meter, it rebounds to height of मान लीजिए 5 मीटर। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे। लिख लीजिए हिमांशु। तो देखिए यहां हो क्या रहा है, एक 10 kg की बॉडी है आपके पास और ये ग्राउंड है। तो आपके पास जो M1 और M2 होता है ना, ये आपकी बॉडी 1 है और ये आपकी बॉडी 2 है। ये बॉडी 1 और बॉडी 2। अब बिफोर कोलिजन जब ये कोलाइड करने वाली है, आपने इसको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। जब जस्ट ये ड्रॉप करने वाली होती है, लाइक ये नीचे आती है ना, कोलाइड करने वाली है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी विच इज u1, जो हमें कैलकुलेट करनी है। और ग्राउंड की वेलोसिटी तो आप जानते हैं कि भाई 0 होगी। तो मुझे बताएगा u1 में कैलकुलेट करना चाहता हूं, कैसे कैलकुलेट करूं? 10 मीटर की हाइट से फेंक दिया, मुझे चाहिए किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, को बताएगा u1। तुम समझ में नहीं आता मेरे कि तुम लोग इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो। अभी तुमने पिछले फ्राइडे में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पलटो, पेज पलटो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के शुरू के पहले या दूसरे न्यूमेरिकल पर आओ। कराया था तुम्हें, कुछ हाइट से बॉडी को फेंक दिया, ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, वेलोसिटी निकालना सिखाया था आपने। जल्दी बताओ मुझे u1 कैसे निकालोगे? पेज पलटो, पेज पलटो, अगर बिल्कुल भूल गए हो। ये याददाश्त ऐसी है कि बस भाई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ m u1 स्क्वायर। m से m गया, u1 स्क्वायर आया, कितना आया 2gh। u1 आया, कितना आया √2gh। वैल्यू रख दीजिए 2 10 10 u1 कितना आया 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये u1 आया 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं, बिफोर कोलिजन पहली बॉल की वेलोसिटी है u1 विच इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है 0
और हम अब डाउनवर्ड्स को लेते हैं नेगेटिव, तो इसे नेगेटिव साइन के साथ में ले लूंगा। अब आफ्टर कोलिजन क्या होता है भाई, ये कोलाइड करने के बाद ऊपर जाएगी किसी वेलोसिटी v1 से। वो कह रहा है कुछ हाइट तक पहुंचा, कितनी हाइट तक पहुंचा, 5 मीटर तक। बताओ v1 कितना है आफ्टर कोलिजन चाहिए v1। भाई ग्राउंड पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ग्राउंड तो अब भी रेस्ट में ही होगा, ग्राउंड की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन तो 0 है, v1 चाहिए। फिर वही काम करो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh 2 m से m कैंसिल करा, v1 कितना आएगा, इट्स 2gh2 √2, वैल्यू रख दो। v1 कितना आया, √2 इंटू 10 इंटू h2 विच इज 5। v1 आया √200 मीटर, नहीं 200 100 मीटर, तो √100 हो गया 10। 10 मीटर पर सेकेंड एंड v2 ये आ गया आपके पास। अब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ले लो। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, v2 माइनस v1 मॉड u1 माइनस u2 मॉड। v2 तो 0, v1 10, u1 कितना है 10 √2, u2 0, कितना आ गया 10/10 √2, कितना आया 1/। तो ऐसे क्वेश्चंस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इनइलास्टिक कोलिजन पर दे देता है। इनइलास्टिक पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है, इलास्टिक पे तो फिर भी कंपैरेटिव इजी होता है। इतना लिख लो तो मुझे बताना। चलिए गुड, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद ये आपका इनइलास्टिक। अब आता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक।
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होगा क्या, बॉडीज विद कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन वो एक साथ मूव करेंगी. सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में bodies stick to each other after collision and move as a single body. This is perfectly inelastic. Like this is M1, it's moving with a velocity U1, M2 moving with a velocity U2, M1, M2, they collide with each other, and after collision M1 and M2 are moving with the same velocity. They are moving with the same velocity. So this is the before collision and this is after collision. ना stick कर जाएंगी एक दूसरे से, तो इसे आप कहेंगे perfectly inelastic. So देखो conservation of momentum लगा दो, m1 u1 plus m2 u2 is m1 plus m2 into v. भाई दोनों एक साथ जा रही हैं. So यहां से आप v लिख सकते हैं which is m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2. So this is your velocity. m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2. ये वो कॉमन वेलोसिटी है जिससे ये दोनों बॉडीज मूव करेंगे. m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2. This is the perfectly inelastic collision. और यहाँ ये भी याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो होता है क्योंकि सेपरेट हो ही नहीं रही ना. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो. This E is coefficient of restitution. अब यहां भी इनइलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 plus m2 multiplied by v square minus initial kinetic energy which is half m1 u1 square plus half m2 u2 square. सो जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, दैट लॉस इज, आप यहां से भी छोड़ सकते हो. अब इसको सॉल्व करने के बाद ना एक रिलेशन आ जाता है v की वैल्यू रखकर. वो रिलेशन मैं लिख रहा हूं, याद रह जाए तो टाइम बचा लेगा तुम्हारा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले से कर लेंगे. u2 माइनस u2 का स्क्वायर बाय m1 प्लस. दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. तो हमेशा याद रहना चाहिए, अगर बॉडीज कोलाइड करने के बाद स्टिक कर गई, एक साथ मूव कर रही हैं, तो इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता. इट्स इनइलास्टिक. और इनइलास्टिक भी कैसा? परफेक्टली इनइलास्टिक. बताओ भाई, हुआ या नहीं हुआ? ये आया तो उसके बाद एक न्यूमेरिकल तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा सॉल्व. फिर आएंगे आखिरी पर, कोलिजन इन 2D पर, फिर खत्म. फिर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, आखिरी में करेंगे रोटेशन. इसका एग्जाम्पल यार, इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना तुम लोग. कार, साजिद इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है ना कि अगर एक बहुत हैवी ट्रक था, ट्रक आ रहा था आगे, कार कम स्पीड से जा रही थी, कोलाइड कर गया और ट्रक धक्का देता हुआ चला गया कार को, दोनों एक साथ जा रही हैं. वाटर वेव्स नहीं यार, मतलब ये कोलिजन ना फ्लूइड और सॉलिड्स में नहीं है, इट्स बेसिकली बिटवीन सॉलिड एंड सॉलिड. हाँ देखो, सामने ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैग्नेट. मैग्नेट वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई. नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, दूसरी मैग्नेट आई, कोलाइड कर गई और साथ में चले गए. मैग्नेट बहुत अच्छा एग्जांपल है. साथ देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ना, वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच. यहाँ तो बॉडी सेपरेट ही नहीं हो रही. लिख दूं मैं डिटेल में लिख देता हूं. ई होता है
relative velocity of separation divided by relative velocity of approach, ये रेशियो होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या बॉडी सेपरेट ही नहीं हो रही ना, जब सेपरेट ही नहीं हो रही तो जीरो है यार। जब बॉडी सेपरेट ही नहीं हो रही तो जीरो है ना, तो ई कितना आ गया, जीरो। u1 माइनस u2 है, u1 माइनस u2। अब साथ में ये बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होगा, कोलिजन ही कैसा है, इनइलास्टिक है, तो लॉस कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी में? भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने कहा आप इसे, भाई फाइनली कितनी थी एनर्जी, m1 काइनेटिक एनर्जी होती है ना हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। इनिशियली कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। Loss in kinetic energy is half m1 m2, it's u1 minus u2 square by m1 plus m2। half m1 m2, it's u1 minus u2 का whole square by m1 plus m2। इतना लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करोगे तुम। u1 माइनस u2 अजला ना, v1 नहीं है। मैं रब कर दूं इसे, चलो ये न्यूमेरिकल आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। 10 kg की बॉडी है, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये 5 kg की बॉडी है एंड इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दे स्टिक विद ईच अदर आफ्टर कोलिजन, ये कंबाइंड मिक्स मर्ज हो जाती है। अब आपको बताना है ये किस वेलोसिटी से जा रही है, आपको चाहिए वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। नीड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी वो चाहिए मुझे। और मुझे ये भी चाहिए ऑल्सो कैलकुलेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा इसमें।
चलो भाई, कई लोगों का आंसर आया, चेक करें जरा किसका सही है। देखो मुझे फाइनल आंसर तो पता नहीं इसका, सॉल्व करते हैं फिर चेक करेंगे कौन सही था। कॉमन वेलोसिटी होगी m1u1 प्लस m2u2 बाय m1 प्लस m2। So m1 is 10, u1 is 10, m2 is 5, u2 is 5, m1 plus m2 is 10 plus 5, 100 plus 25, 125 by 15, it's 25 divided by 3 meter per second। तो ये आ गया आपका 25 by 3 मीटर पर सेकेंड। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी रिलेशन लिखा था मैंने, कहा था डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं ना, m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर बाय m1 प्लस। देख लेते हैं कितना आया ये, हाफ, m1 is 10, m2 is 5, u1 is 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 10 प्लस 5। लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना, लॉस। तो 50 by 2, 25 by 15, 25, 625 by 15। मुशर्रफ के दोनों आंसर्स ठीक है। भाई बताइए, क्लियर है ये? So this is about perfectly inelastic collision। बस एक छोटी सी चीज और है, इलास्टिक कोलिजन इन 2D और इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D, इसे वाइंड अप करते हैं। इतना लिखिए और बताइए मुझे इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए गुड। नेक्स्ट देखिए, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो वन डायमेंशन में कोलिजन खत्म हो गया कि बॉडीज कोलाइड करती हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये खत्म हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि बॉडीज कोलाइड करें और अलग अलग चली जाएं, अलग अलग डायरेक्शन में। सो इलास्टिक कोलिजन इन 2D। में इलास्टिक कोलिजन चाहिए। ये बॉडी है मास m1 की, ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी u1। ये दूसरी बॉडी है मास m2 की, मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी u2, कोलाइड कर जाती है। कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद m1 जाती है विद अ वेलोसिटी v1। अच्छा, अब ये अलग अलग डायरेक्शंस में भेजते हैं इसे, हाँ? ये था ना इनिशियल डायरेक्शन, ये ऐसे जाएगी, m1 यहां जा रही है विद अ वेलोसिटी v1, m2 यहां जा रही है विद अ वेलोसिटी v। ये है एंगल थीटा, ये है एंगल फाई। अब यहां सॉल्व करना है, तो देखो अब ये 2 डायमेंशनल है, तो यहां आप क्या करेंगे, वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स लीजिए। यहां वेलोसिटी का कंपोनेंट है v1 cos थीटा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जाएगा v1 sin थीटा। थीटा, अब ये θ1 θ2 ले लेते हैं यार, 5 आए तो कौन लिखेगा बार बार, इसे θ1 कह देता हूँ और इसे मैं θ2 कह देता हूँ। तो ये θ1, ये θ1। ऐसे ही आप v2 के कंपोनेंट्स ले लीजिए, यहाँ जाएगा v2 cos θ2,
और यहाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin थीटा। तो यहाँ बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, यहाँ ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले आप x के लॉन्ग लगाओगे फिर आप y के लॉन्ग लगाओगे। तो पहले आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया x के लॉन्ग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x axis। x axis के along चाहिए conservation of momentum, which is m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. That's my first equation. That's conservation momentum along x axis. इसी तरह से मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस भी ले सकता हूँ। y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियली कुछ था ही नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं थी y के लॉन्ग, कोई मोमेंटम नहीं था। बाद में कितना है, ऊपर भी मोमेंटम है नीचे भी मोमेंटम है, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो तो नीचे वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन आप सब जानते हैं कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। साइन थीटा, ये दो इक्वेशन आ गई। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सोचो। देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, रिजॉल्व थोड़ी ना करोगे, वहां एक्स और वाई नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली लगा दो। इट्स हाफ, इट्स m1, इट्स u1 स्क्वायर, हाफ इट्स m2 u2 स्क्वायर, इट्स हाफ m1 v1 स्क्वायर, इट्स हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन खत्म हो। ये मोशन इन 2D है। मोशन इन 2D में ना कोई बड़ा फॉर्मूला निकल कर नहीं आता 1D की तरह। यहाँ ऐसे ही करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी अलग लगाएंगे, दो इक्वेशन आ गई, न्यूमेरिकल्स इन्हीं दो इक्वेशन से सॉल्व होंगे, तीन इक्वेशन से सॉल्व। लिख लीजिए, फिर इसमें इलास्टिक भी देख लेते हैं। हाँ सामिया, क्योंकि मुझे बताओ इनिशियली ये दोनों मासेस एक्स के लॉन्ग जा रहे हैं या वाई के लॉन्ग जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको सामिया? इनिशियली ये दोनों जो मासेस हैं ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? एक्स के लॉन्ग। तो y के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी होगी इसकी सामिया? अगर ये सिर्फ x के लॉन्ग जा रहा है तो y के लॉन्ग क्या लगता है आपको वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0। तो y के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम 0, इसीलिए मैंने 0 लिखा। फाइनल होगा क्योंकि कोलाइड करने के बाद तो ये ऊपर नीचे जा रहे हैं। जी सामिया, आया आप समझा? सर इसका एग्जांपल बैट बॉल बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ज्यादातर कोलिजन ऐसे ही होते हैं। अब बैट में तो ये होता है ना, हाँ बिल्कुल कह दो, अलग आ कहीं और से रहा था, कोलाइड करके कहीं यस और सर। चला गया। चलिए सबने लिख डाला ये। अब एक बात बताइए मुझे, अगर इसमें मैं इलास्टिक हटाकर सेम में इनइलास्टिक जोड़ दूं, आप मुझे बता सकते हो कहाँ चेंज आएगा, कहाँ चेंज आना चाहिए? अगर मैं कह रहा हूँ इनइलास्टिक, लिख के बताओ मुझे कहाँ चेंज तुम्हें लगता है। सबके आंसर दिखे मुझे।
अगर मैं कह रहा हूँ इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है, तो आपको कहाँ चेंज नजर आता है? अजलान का आंसर सही है, साजिद का गलत है, सामिया का भी गलत है, साद का भी गलत है। अगर इन इलास्टिक है तो मुझे बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी? बस इतना जवाब दे दो। अगर ये इन इलास्टिक है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी? अबे नहीं रहेगी यार, काइनेटिक एनर्जी कहाँ इन इलास्टिक में कंजर्व रहती है? यही तो फर्क है इलास्टिक और इन इलास्टिक में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो बस ये तीसरी इक्वेशन नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ ये दो इक्वेशन होंगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं। तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D है, आप सॉल्व सिर्फ मोमेंटम के थ्रू करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इस पर एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। लिखिएगा तो मुझे बताइएगा, इसको रब करता हूँ मैं। फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल जो आप करेंगे सॉल्व। हो गया? चलो गुड। सुनो अब क्वेश्चन सुनो। मैं इसी में ना बस नंबर ऐड करे दे रहा हूँ, हाँ, सिर्फ नंबर ऐड कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन। आप मुझे अभी करके दिखाएंगे कि क्या आंसर आता है। तो ये है 5 kg का, ये है 2 kg का, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और भाई ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद ये एंगल 30 डिग्री, ये नहीं 30 डिग्री है, चलो ये एंगल है 60 डिग्री। V1 है 2 मीटर पर सेकेंड। मेरा सवाल बस ये है कि मुझे बता दो V2 कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है तुमने। अब मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे इसे करने में। V2 बता दो मुझे। बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला यूज करना आता है कि नहीं आता, बस कैलकुलेट। सब SI में है ना, मास सब SI में। तो ये 5 है और ये 2 kg है, ये 2 kg, ये 5 kg। चलो मुझे बस V2 बता दो कैलकुलेट करके, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
7 से नहीं हो रहा। साजिद का है कर, साथ इतने जल्दी कैसे हार मान जाओगे? करिए करिए, बाकी लोग खाली मत बैठिए, करिए करिए, सॉल्व कीजिए। अरे डरते क्यों, गलत ही तो होगा यार, थ्योरी में यही तो होता है। हाँ हाँ, साथ को मसला नहीं, 1 मिनट ले लो, करो सॉल्व करो। भाई ये कर लिया ना खत्म कोलिजन, बस एक क्वेश्चन और आता है कोलिजन पर, जो आज तो नहीं हो पाएगा, फ्राइडे में कराऊंगा। फ्राइडे में ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दूंगा, रोटेशन आखिर में करेंगे। रोटेशन टफ टॉपिक है, सिर्फ हमारे पास फिर रोटेशन ही रह जाएगा मैकेनिक्स में, बाकी तो सब हो चुका है आपका। फ्लूइड आपका रहता है सेकंड बुक में, और फर्स्ट बुक में सिर्फ एक रोटेशन रह जाएगा, ग्रेविटेशन। चलो जी, अब देखें जरा कि कौन क्या कर रहा है। देखिए भाई, V2 देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो V1 जो था, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना तुम लोगों ने, कईयों ने बहुत ज्यादा अकल लगा दी। मैं तुम्हें बताऊं तरीका, मैंने ये तो बताया नहीं कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं आती, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आती है। और इसमें भी एक चीज याद रखना, जहां जीरो होता है ना वो आसानी से आंसर देता है। तो मैं यहां सिर्फ यूज कर रहा हूं, भाई क्या हो गया, मैं यहां यूज कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो कितना आसान हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। देखो यार, इनिशियली तो जीरो ही था। V1 के कंपोनेंट्स ले लो, V1 cos 30 हो गया, V1 sin 30 हो गया, V2 cos 60 हो गया, V2 sin 60 हो गया। तो ये आ गया, इट्स 5 इंटू V1 sin 30 माइनस 2 इंटू V2 sin 60। इसे लेफ्ट में ले जाइए, इट्स 2V2 sin 60 is 5 into V1 sin 30. It's 2 into V2 sin 60 is root 3 by 2. It's 5 into V1 sin 30 is half. आपको V1 पता है, आपको V2 चाहिए ना,
तो यहाँ से आपका V2 आ गया 5V1 is divided by 2√3. It's 5V1 V1 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 कितना है 2. अरे ये तो सॉल्व हो गया. कितना आ गया V2 आ गया 5/√3. कौन कौन सही था? कौन कौन सही था? साजिद सही था. शफात बस ठीक करते करते गड़बड़ मार दी. साद ने तो पता नहीं क्या बिगाड़ा है. साजिद सही था. अजलान हाँ अजलान सही था. सामिया ने भी बिगाड़ दिया था. अजलान भी सही था. हाँ भी आया अब नहीं आया बताओ. तुम लोग ना घबराते ज्यादा. जरा सा लेंदी क्वेश्चन दिखने लगे तो घबरा जाते. अभी शिफा हुआ इरम तो कायनात गड़बड़ था ना. अच्छा आप लिख नहीं पाई. अरे गुड. फिर तो सही था तुम्हारा. शफात का सही था भाई. शफात का सही था. शफात अजलान और साजिद. यार अजलान मुझे पता ही नहीं कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. तो मैं तो काइनेटिक एनर्जी से बचा इसीलिए. मैं तो मोमेंटम तो दोनों में इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में मोमेंटम कंजर्व होता है. तो मैंने मोमेंटम यूज कर लिया. काइनेटिक एनर्जी से मैं बच रहा हूँ क्योंकि पता ही नहीं था इसमें. हाँ सर अगर एक्स एक्सिस के निकालते थे वह बड़ा लेंदी होता था यार. देखो हो तो जाता. आज सर सच मैंने लगा वही कर निकाला. करेगा लंबा काम मुझे. हाँ देखो तो ये आता 5 × 10 + 2 × 5 is 5 × V1 cos 30 + 2 × V2 cos 60. आएगा भाई आंसर. 10 और 10 50 और 10 60. 5 × V1 V1 कितना है 2. cos 30 is √3/2 + 2V2 cos 60 is half. कैंसिल हो गया. ये कैंसिल हो गया. तो ये आ गया 60 - 5√3 इज इक्वल टू V2. वैल्यू रख लो वही मिलेगा जो पहले था. तो √3 की वैल्यू जब रखकर सॉल्व करोगे तो वही आएगा. अरे नहीं एक मिनट. आपने दोनों कोर्स ले लिए. हाँ यार मैंने दोनों दोनों पॉजिटिव हो गए. दोनों पॉजिटिव हो गए. एक्स एक्सिस के लोग ना. यस सर यस. एक्स एक्सिस के लोग 5 × 1 cos 30 60. सर 1/2 होता कोस ठीक है 60. क्या है. ठीक है तो एक बार ठीक है. अच्छा ये आंसर दोनों तरफ से सेम आना चाहिए था. असल में यार ये दोनों अप्रोच से जो आंसर गलत आ रहा है ना उसका अलग आ रहा है. उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया इसीलिए गड़बड़ हुई. ये 2 नहीं आ सकता था अगर ये 30 और 60 एंगल. ये दिख रहा है ना दोनों अप्रोच से अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. वो सिर्फ इसलिए आंसर अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये V गलत दे दिया. ये 2 नहीं होता जो मैंने दिया हुआ है इसलिए गड़बड़ है. मेरा मेथड सिखाना था कि आपने y एक्सिस और x एक्सिस दोनों से कर लिया. मैं फिर कह रहा हूँ x और y से जो डिफरेंस आ रहा है ना आंसर में वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ये 2 अपनी मर्जी से उठा के दे दिया. 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये प्रॉब्लम. बाकी आपको मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना आ गया तो हम फ्राइडे और न्यूमेरिकल्स करेंगे. आपको परेशानी नहीं है. चलिए भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. और